दो जुड़वा बच्चों में भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जो एक ही जाइगोट से टूट के, मतलब सेम जेनेटिक उनका मेकअप है, लेकिन दो जुड़वा बच्चे भी दिखने में एक से हैं, बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते, बिल्कुल एक से दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, टेस्ट्स अलग होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स अलग होंगे। आज जो हम सुबह उठे, हम वो उस टाइम जो थे, ज़रूरी नहीं है दिन के अंत तक हम वही रहेंगे। हर पल हम कुछ नया सीख रहे हैं, हर अलग अलग परिस्थिति हम फेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस है, काम के को लेके है, एग्ज़ाम को लेके है, रिलेशनशिप को लेके है, पर हमारी आम तौर की ज़िंदगी ठीक चल रही है, पर हम खुश नहीं हैं। जब इस तरह की तकलीफ़ें हैं, जब हमारी कार्यक्षमता नहीं इम्पैक्ट हो रही है, हमारा डेली रूटीन इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम खुश नहीं हैं, तो ऐसी समस्याएं साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर पाते हैं। ये जो है ना कि हम एक ऐसा गोल चेज़ कर रहे हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्या हमें ये चेज़ करना है, पर क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी उस भेड़ चाल में लगे हुए हैं। आपको काबिल बनना है, काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो काबिल बनिए, स्किल होनी चाहिए, केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा। साइकोलॉजी एक ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग लिखने में अक्सर लोग भूल जाते हैं और उच्चारण के दौरान तो घूम जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में आज आपको इसकी ABCD से पूरी तरीके से वाकिफ़ कराएंगे, पूरी तरीके से इसका परिचय कराएंगे आज के इस स्पॉटलाइट के एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर आराधना। पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका। एकल भारत का ये विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम आपका अलग अलग विषयों के साथ एक तरीके से मुलाकात कराते हैं उन विषयों की। और आज सबसे पहले मैम जो ये साइकोलॉजी का हमने विषय उठाया है, बहुत सारी जनता, बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये विषय है क्या, आखिर साइकोलॉजी होती क्या है, तो इसके बारे में आप बताइए। बहुत किताबी अगर तरीके से बोलूँ तो साइकोलॉजी, साइक जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है सोल, और साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द सोल। पर ये एक वेस्टर्न परिभाषा है। अगर हम जाने तो हमारे शास्त्रों में हमेशा से मनुष्य और उसके स्वभाव के बारे में, खान पान से स्वभाव का रिश्ता, हमारे व्यवहार किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हमारा परिवेश हमारे व्यवहार को बनाता है, बनाने में सहायक होता है, इस सब विषय को पढ़ने को हम साइकोलॉजी कहते हैं, और हिंदी में इसको कहेंगे मनोविज्ञान। और साइंस क्यों? क्योंकि इसमें प्रमाणित हैं बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने एक केमिकल और दूसरा केमिकल मिलाया तो हर बार एक ही रिज़ल्ट आएगा। साइकोलॉजी अगर हम कहें तो एक इंसानी स्वभाव को, व्यवहार को, मतलब बिहेवियर को समझने का एक तरीका है, साइंस है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अलग है। कोई दो लोग एक से नहीं हो सकते, सेम परिवेश में रहकर भी किसी ना किसी तरीके से वो अलग होंगे। अगर एक बहुत मामूली सा मैं आपको उदाहरण दूं, दो जुड़वा बच्चों में भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जो एक ही जाइगोट से टूट के, मतलब सेम जेनेटिक उनका मेकअप है, लेकिन दो जुड़वा बच्चे भी दिखने में एक से हैं, बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते, बिल्कुल एक से दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, टेस्ट्स अलग होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स अलग होंगे। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली, अगर हम इसको इस तरह से समझें तो।
मैम बहुत ही आपने डिटेल में समझाया, और एक सवाल मैं और पूछूंगा इसके बाद, जो हमारे यहाँ पे टीम के अलग अलग कलीग, जो अलग अलग सदस्य मौजूद है, ये भी आपकी तरफ कुछ सवालों की बौछार करेंगे। लेकिन मैम एक बेसिक सवाल जो मैंने कई लोगों में सुना है कि साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट, ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अगर हमारे को कोई व्यवहार संबंधी कोई समस्या है तो कहाँ जाया जाए। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, ये थोड़ा अंतर भी समझा दीजिए। तो अब इसमें ये समझने की बात है कि हम आज जो हम सुबह उठे, हम वो उस टाइम जो थे, ज़रूरी नहीं है दिन के अंत तक हम वही रहेंगे। हर पल हम कुछ नया सीख रहे हैं, हर अलग अलग परिस्थिति हम फेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति हर दिन बदल रहा है। पर अब और ऐसे ही नवरस हम लोग कहते हैं, 9 इमोशंस हैं। थेरीज में कई बार अलग अलग नंबर्स भी रहते हैं, लेकिन नवरस, हमारे कल्चर में हम लोग नवरस की बात करते हैं। तो 9 तरह के इमोशंस हैं, और अगर आप अपने आप को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक हम हर इमोशन किसी ना किसी समय पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। किसी टाइम हम खुश हैं, किसी टाइम हम दुखी हैं, गुस्सा है, ये सारे इमोशंस नॉर्मल हैं। पर जब कभी कोई इमोशन हमारे साथ बहुत समय तक रह जाता है, हम बहुत दुखी हैं, कुछ दिन तक लगातार दुखी हैं, और अगर मैं साइकियाट्रिक टर्म्स में कहूँ, कम से कम 15 दिन तक कोई भी अगर इमोशन लगातार हमें 15 दिन तक इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो एक मेंटल डिस्टर्बेंस या मेंटल इलनेस का द्योतक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस है, काम के को लेके है, एग्ज़ाम को लेके है, रिलेशनशिप को लेके है, पर हमारी आमतौर की ज़िंदगी ठीक चल रही है, पर हम खुश नहीं हैं। जब इस तरह की तकलीफ़ें हैं, जब हमारी कार्यक्षमता नहीं इम्पैक्ट हो रही है, हमारा डेली रूटीन इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम खुश नहीं हैं, तो ऐसी समस्याएं साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर पाते हैं, उनके पास जाना चाहिए। पर जब कोई यही जैसे हम अगर पानी में कोई एक रंग डालते रहें, 2-4 बूंद डाला, वो पानी का रंग नहीं बदलेगा। एक थ्रेशोल्ड आता है, जब और डालेंगे तो पानी का रंग बदलना शुरू होगा। तो जब वो पानी का रंग बदलना शुरू हो गया, यानी कि हमारे व्यवहार में, हमारे रोज़मर्रा की गतिविधियों में हमारे इमोशन का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, यानी कि हमारे दिमाग में बायोकेमिकल लोचा होना शुरू हो गया, तब रोल आता है साइकियाट्रिस्ट का। और साइकियाट्रिस्ट होते हैं MBBS डॉक्टर्स, जिन्होंने MD यानी स्पेशलाइजेशन अपनी मेंटल इलनेस में की है। तो बहुत सारे जो सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए पहले दवाई लेनी ज़रूरी होती है, जो कि साइकियाट्रिस्ट देंगे। साइकोलॉजिस्ट उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जब दवाई लेके वो इंसान काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को मैनेज करने लग गया, तब साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं अपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और थेरेपीज के माध्यम से, जिससे वो स्थिति दोबारा ना आए। बिल्कुल मैम, यहाँ पर और भी हमारे जो कलीग हैं वो सवाल पूछेंगे। मैम अभी जो सबकी लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा रैपिड हो गई है, लोग भाग दौड़ में बोल रहे हैं। 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू गूंज रहे हैं, मतलब एक हो गया स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो साइकोलॉजी इसको कैसे देखता है और कैसे लोग इससे निजात पा सकते हैं? क्योंकि जो यूथ्स में सबसे बड़ी समस्या है, कोई कहता है यार मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, कोई कहता है यार एंजाइटी फील हो रही है, किसी को स्ट्रेस लग रहा है, वो काम को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो साइकोलॉजी इसको कैसे देखता है और कैसे लोग इससे पार पाएँ? अब देखिए, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चेंज को लेके, ट्रांजिशन को लेके थोड़ी एंजाइटी होनी, यानी घबराहट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें घबराहट नहीं होगी, फेल होने का डर नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे नहीं। अगर हमें पैसे कटने का डर नहीं होगा, तो हम ऑफिस टाइम पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो
कुछ एंजाइटी ज़रूरी है, तो वो हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। एक्चुअली अगर हम एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करें, एक ये कंटिन्यूम होता है कि यहाँ तक तो ओके है और यहाँ से पार हो गया तो नॉट ओके है। तो एंजाइटी थोड़ी बहुत ही होनी ज़रूरी है कि आप पढ़ें, पर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हेन वो आता है मेंटल इलनेस या मेंटल डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में। तो ये रही बात एंजाइटी की। दूसरा जो आपने कहा, आजकल की जनरेशन को जो एंजाइटी है, आजकल के जनरेशन को जो एंजाइटी है उसमें काफ़ी कुछ हाथ, केवल आजकल की जनरेशन के लिए ना, किसी भी व्यक्ति के लिए एंजाइटी में बहुत सारा हाथ है हमारे थॉट्स का। हम क्या सोचते हैं, हम कौन से गोल्स को चेज़ कर रहे हैं। हमने ये बोलते बोलते मुझे वो एक कहानी, एक कार्टून मैंने देखा था, एनिमेशन, जिसमें एक व्यक्ति आराम से बीच पे पड़ा है और लाइफ के मज़े ले रहा है, और एक व्यक्ति का बोट डूब गई है और वो गलती से इस आइसोलेटेड आइलैंड पे आ गया है। कह रहा है और देख रहा है कितना सुंदर है यहाँ सब कुछ, अरे वाह यहाँ तो रिजॉर्ट बनाया जा सकता है, ये किया जा सकता है। उस आदमी से कहता है तुम पागल हो, तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, यहाँ पे कितना पैसा बना सकते हो। तो उसने कहा उससे क्या होगा, अरे तुम यहाँ पे लोग आएंगे, तुम इतना पैसा बनाओगे, तुम करोड़पति हो जाओगे, उससे क्या होगा, फिर तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। तो उसने कहा मैं वही तो कर रहा हूँ, अभी तकलीफ़ कहाँ है। तो ये जो है ना कि हम एक ऐसा गोल चेज़ कर रहे हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्या हमें ये चेज़ करना है, पर क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी उस भेड़ चाल में लगे हुए हैं। तो मैम इसका निदान क्या है कि आदमी सेचुरेटेड पॉइंट पे पहुंचे, खुद को सेटिस्फाई करे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपना गोल सेट नहीं कर पा रहे, या फिर हम खुद को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जैसे यूथ ही अपना काम कर रहा है तो उसको लगता है यार मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर वो जिस चीज़ को पाना चाह रहा है, स्टडी कर रहा है, फिर भी उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे उबार पाए, साइकोलॉजी क्या कहता है? और उसके साथ साथ उनका जो दिमाग है, अगर जैसे आदमी ज़्यादा सोचता है तो आगे बहुत वो उसके लिए ख़राब हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यार पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। तो इसको कैसे पाता है? देखिए, हमें पहले तो अपना उद्देश्य मालूम होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं बहुत सारे यंग लोगों से बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ आप ठीक है, आप आगे लाइफ में क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आज से 10 साल बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। तो जब वो बात करते हैं वो अपने करियर गोल्स को ही एनहांस करने की बात करते हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाए या मेरा पे पैकेट इतना हो जाए। तो पर ये कहीं आप लोगों की गलती नहीं है, ये शायद पूरा सिस्टम, हमारा एक सामाजिक ढांचा इस तरह का हो गया है कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं कि अगर इतना कमा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर इतना पढ़े हैं तो आप लायक हैं। तो वो एक हम कहीं ना कहीं एक वो बेंचमार्क्स बन गए हैं कि कम से कम इतनी एजुकेशन होगी तो तुम इस समाज में सिर उठा के चलने लायक हो, नहीं तो नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ, हम लोगों की गलती है कि हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, और हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं अब यूथ को ही ये रोकना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसी चीज़ को लेकर आई है कि आपको काबिल बनना है, काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो काबिल बनिए, स्किल होनी चाहिए, केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा। और आजकल यूथ को क्या हो गया कि डिग्रियां इकट्ठी कर लें और हमसे उनसे पूछें कि आप कर क्या सकते हैं, हुनर नहीं है। तो हुनर पे फोकस होना ज़रूरी है, उससे एंजाइटी कम होगी। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो पेरेंटिंग और टीचिंग, उनका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी अगर हम जब किसी भी कोई बच्चा, कोई अडल्ट हमारे सामने आता है तो हम चाइल्डहुड हिस्ट्री में जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं, क्या आदतें डाली हैं। तो
पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का भी बड़ा रोल है। वो सेकंड पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स फर्स्ट टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स हैं। तो हमारे को गुरु ही दिखाता है कि किस दिशा में जाना है। अगर गुरु ने ही सिर्फ नंबरों पे फोकस कर दिया, या जैसे हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम की यही एक विडंबना है कि हम शुरू से बच्चे से कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हमने एजुकेशन को, शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया, जबकि शिक्षा का सही अर्थ है हमारी सोचने की क्षमता का विकास। प्रश्न करना ज़रूरी है। जैसे मैं हर व्यक्ति से कहती हूँ कि आपका एक सवाल अपने आप से हर बार होना चाहिए, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इससे मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। तो जब हम ये जानेंगे कि हम जो कर रहे हैं उससे हम रिजल्ट क्या चाह रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से हम खुद ही हमें उत्तर मिल जाएंगे उनके। तो पेरेंटिंग और टीचर्स का जो रोल है वो यही है कि हमें गलतियां करने में शर्म ना आए, गलतियां करने से हम डरे नहीं, और वो ये सिखाएं कि गलती करके सुधरना ही एक सफल जीवन का उद्देश्य है। मैम, जैसे हम जब भी साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो हमेशा हम ये सुनते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उस चीज़ को, कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके पास लोग कैसे हैं, आप उनके प्रेजेंस में कैसा फील कर रहे हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप मेंटल हेल्थ को लेकर के आप किसी से बातें करते हैं, आप सामने उभर के आते हैं और आपको उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, तो वो कैसे इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को? देखिए, वही बात है। अब अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी की ग्रोथ भी ऐसे हुई है कि एक पॉइंट पे ये सोचा जाता था कि केवल हमारे अंदर जो विचार हैं वही, उसी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। फिर ये विचार आया कि नहीं, वातावरण हमें क्या दे रहा है उससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। लेकिन वातावरण बहुत बार अनुकूल होते हुए भी, ना होते हुए भी, प्रतिकूल होते हुए भी हमने देखा है कि लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप को कैसे देखते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोगों को शुरू से ये दिखाया जाता है, उसको देखो, वो तो ऐसे नहीं कर रहे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो हमें हमेशा सिखाया जाता है दूसरे से कंपेयर करना, जबकि ये स्ट्रिक्टली नो होता है जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं या टीचर्स को भी बोलते हैं कि किसी से किसी को कंपेयर नहीं करो। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो कोई दो लोग एक से नहीं हो सकते। तो परिवेश, हमें हमारा एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन असल बात है कि उस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने पे कितना विश्वास है। सब कुछ घूम फिर के आ जाता है हम, मैं व्यक्ति। अगर अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाती हूँ, अगर हम गीता पढ़ें, गीता में कहीं भी परमात्मा और व्यक्ति के अलावा तीसरे व्यक्ति की बात ही नहीं है। गीता में कहीं परिवार, समाज, उसका उल्लेख नहीं है। आपका धर्म, एक व्यक्ति का धर्म। तो अगर हम ये मान के चलें कि मुझे ये शरीर, ये आत्मा मिली है एक मनुष्य रूप में, तो मुझे क्या काम पूरा करने के लिए भेजा गया है। हालांकि ये बहुत ऊंची बात हो गई, आप लोगों की एज के लोग शायद इस तरह से अभी नहीं सोचते हो, लेकिन अगर हम व्यवहारिकता से सोचें तो यह पर्सनल गोल्स, आपका कंपटीशन केवल आपसे है कि आप जो कल थे
उससे आज कैसे 1% बेटर बन गए। बस आप केवल इस पे फोकस करोगे और आप ग्रो करोगे। जितना आप ये देखोगे दूसरे क्या कह रहे हैं मेरे बारे में या दूसरे क्या कर रहे हैं, उतना ही आप अपने लक्ष्य से, अपने सक्सेस के गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए और वहीं पे डिससेटिस्फैक्शन आने का स्कोप बन गया। मैम लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, जैसे मैम आजकल हम लोग हमेशा बातें होती है कि 42 आवर्स वर्क वीक या फिर 48 आवर्स वर्क वीक, काम करते रहो, घर भी जा रहे हैं तो हम फैमिली में या घर के कामों में बिजी हो जाते हैं, हम बिजी ही हैं हर टाइम पे, वीकेंड्स भी आ रहे हैं तो भी हमें स्ट्रेस रहता है कि नहीं हमें मंडे को जाके वापस से काम करना है एंड एवरीथिंग। तो ऐसे में लेज़र टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके वेलबींग के लिए, और साथ में आपके वर्क कैपेबिलिटीज़ को और ग्रो करने के लिए? देखिए, आप सब ने पढ़ाई की है और आप सब किसी ना किसी सब्जेक्ट में थोड़ा अटकते होंगे, घबराते होंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जैसे कोई सवाल नहीं बन रहा तो बेस्ट तरीका होता था उठो, ब्रेक ले लो। और एक आपने कहानी, पता नहीं आप लोगों को पढ़ाई जाने का तरीके बहुत बदल गए हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम सुना होगा आपने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे इजाद हुआ उसका हमें कहानी सुनाई जाती थी कि आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या उस टाइम पे फिलोसफर्स ही होते थे, तो वो कहीं अटक रहे थे और फिर उन्होंने वो छोड़ छाड़ के वो टब में स्नान करने के लिए घुसे और जैसे ही रिलैक्स हुए वैसे ही उन्हें वो अपना उत्तर मिल गया और वो वैसे ही भागे, यूरेका 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 करके। यूरेका माने मिल गया, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही भागे कि मिल गया मुझे। तो तब से अगर आप देखेंगे यही एक तरीका है कि आप जो आपकी समस्या उसको छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि जब आप उसको रिलैक्स करने देंगे और उसी समस्या पे विचार नहीं करते रहेंगे, जैसे ही आप छोड़ देंगे तो दिमाग आपको उसका सॉल्यूशन निकाल के देगा, और तब देगा जब आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड हो। मैम अभी इन्होंने जो आपसे एक सवाल पूछा था, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, उससे मेरे को एक घटना याद आई। क्या थी कि मैम पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, या मैं खुद भी या हमारे बीच मैक्सिमम लोग, उनको काफ़ी मारपीट के साथ सिखाया जाता था स्कूल में, और पेरेंट्स कई बार ऐसे जाते थे, बोलते थे कि इसको ठीक कर देना तभी सीखेगा, टाइट कर देना टीचर से कहते थे। लेकिन आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसी चीज़ों को बैन कर दिया गया है। तो बच्चों की जो टीचिंग हो रही है, क्या व्यवहार में उनके तब्दीली आ रही है, परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि पहले तो ठोक पीट के, मार पीट के ठीक कर दिया जाता था, बट आज वही चीज़ शायद प्यार से समझाई जा रही है, तो शायद वो कहीं उसको आसानी से तो नहीं ले रहे हैं। इसमें कैसे? आप कोई खिलौना लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, उसके साथ एक आपको मुफ्त में चीज़ मिलती है। उस मुफ्त की चीज़ की आपको क्या वैल्यू होती है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। आपने जो चीज़ खरीदी है, जिसका मोल दिया है, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। मुफ्त की चीज़ गिर गई, टूट गई, आप सोचेंगे भी नहीं। तो आजकल यही हो रहा है। जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे कुछ भी पाने के लिए, बिना एफर्ट के जो चीज़ मिलेगी उसकी वैल्यू नहीं है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट के फेवर में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट doesn't have to be physically harsh. पनिशमेंट के मतलब अगर मेरे को ये काम करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अगर ये रिवॉर्ड है, ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें चॉकलेट से हाथ धोना पड़ेगा, और 2 बार नहीं 3 बार। ये पनिशमेंट है। अगर आप उसको उस तरह से देखें कि सबको चॉकलेट मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, ये पनिशमेंट है ना। तो किसी भी तरह का रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है, तभी हम जो भी लर्नर है उसमें से उसके बेस्ट पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। नहीं तो आसानी से मिलने वाली चीज़ की कभी कदर नहीं।